बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में। ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है ये एक बीमारी नहीं बल्कि इसकी बहुत सी अक़साम होती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है ये एक जेनेटिक बीमारी है और जो सबसे कम उम्र में मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है उसको हम कहते हैं डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी या DMD, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अब ये हमेशा लड़कों को होती है, मेल्स को होती है, क्योंकि इसके अंदर जो माँ होती है या औरत वो इसकी कैरियर होती है और बीमारी जो है जब ज़ाहिर होती है तो ये मर्दों में या लड़कों में ज़ाहिर होती है, लड़कियों में ये नहीं होती। बहुत रेयर है लेकिन नहीं होती है। अब इसकी निशानी क्या होती है? बच्चा पैदा ठीक होता है, 5-6 साल की उम्र तक ठीक चलना शुरू कर, जैसे आम बच्चा 1 साल में चलता है, 5-6 साल तक सही चल रहा होता है। फिर माँ बाप नोट करते हैं कि ये बच्चा जो है ये थोड़ा सा एड़ी उठा के चलना शुरू हो गया। फिर आगे चल के वो नोट करते हैं कि चलते हुए छाती बाहर निकाल के चलता है। फिर वो महसूस करते हैं, अब तक भी वो इसको समझ रहे होते हैं कि बच्चे की आदत ही ऐसी है, तो उसको डांट डपट करेंगे कि तुम एड़ियाँ लगाया करो, तुम सीधे होके चला करो। लेकिन ज़ाहिर है बच्चे को तो तकलीफ़ है, अभी तक डायग्नोज नहीं हो रहा। फिर माँ बाप फील करते हैं कि बच्चा कभी अगर पैरों पार या स्क्वाट करे, पैरों पे बैठ ही आए, तो बैठ के खड़े होते हुए उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो अपने घुटनों पे हाथ रख के खड़ा होता है। ये वो जगह है जहाँ पे बीमारी पकड़ी जाती है। इसको गॉवर साइन कहते हैं। जब गॉवर साइन पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द मसल्स। ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी या मायोपैथी की एक बहुत बड़ी अलामत होती है। तो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में ये तकरीबन 7-8 साल की उम्र में जाके 7 साल की उम्र में गॉवर साइन पॉजिटिव हो जाता है। फिर जो पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल, बैठ के खड़े होते हुए या घुटनों पे या किसी चीज़ को, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बाजू जो हैं, कंधे, ये वीक हो जाते हैं। वो बच्चा कंघी नहीं कर सकता, बड़ी मुश्किल से करता है। कमीज़ पहनते हुए हाथ ऊपर नहीं जाता उसका, वैसे कोई चीज़ उठाते हुए कंधों से ऊपर हाथ नहीं जाते उसके। तो ये कमज़ोरी उसकी बढ़ती रहती है। आम तौर पे अल्टीमेटली बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें दिल के पट्टे भी इफ़ेक्ट होते हैं। अगर दिल के पट्टे इफ़ेक्ट हो जाए तो कार्डियोमायोपैथी भी साथ हो जाती है और ये मुमकिन है कि फिर उस बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा हो। मैंने देखा ये है कि जो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट्स होते हैं, नॉर्मली ये बच्चे 11-12 साल की उम्र तक चलते रहते हैं, फिर अल्टीमेटली ये व्हीलचेयर पे बैठ जाते हैं। और जब एक दफ़ा व्हीलचेयर पे बैठ गए तो फिर इनका उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे 2-4 चीज़ें जो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात तो इन बच्चों को आम तौर पे हमने देखा ये है कि बीमारी एकदम तेज़ी से बढ़ जाएगी अगर इनको बुखार हो जाए। और अगर इनको बुखार हो तो उस बुखार के नतीजे में माँ बाप बच्चे को लिटाई रखेंगे। ज़ाहिर है कि बुखार है तो उसको चलना नहीं है, उसको फिरना नहीं है, तो उसकी मसल वेस्टिंग बड़ी फास्ट होती है। तो इसलिए एक तो मैं अपने पेशेंट्स को फ्रॉम रीहैब पॉइंट ऑफ व्यू ये समझाता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर बच्चे को बुखार हो, उसको भले आप पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स जो देनी है वो अपनी जगह पे देते रहें, लेकिन बच्चे को लेटने न दें। वो लेटे आराम करे पर थोड़ा बहुत चलता करता रहे। एक दफ़ा वेस्टिंग शुरू हो गई देन यू कांट स्टॉप इट। दूसरी बात इसके अंदर जो बड़ी अहम है वो ये है कि बहुत से हमारे प्रोफेशनल्स और माँ बाप और एक्सक्यूज़ मी सियाने वो कहते हैं कि जी आप इसके अंदर जितनी एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे आपके पट्टे मजबूत होंगे। नो, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में और मस्कुलर डिस्ट्रोफीज में इन जनरल एक्सरसाइज बहुत कम करनी चाहिए। इतनी करनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्चर ना बने, जोड़ जुड़ ना जाए, और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज यानी वेट उठाए बगैर नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। क्योंकि ये जो पट्टे इन बच्चों के ये कागज़ी होते हैं और इन पे अगर ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा तो ये कागज़ जल्दी या कागज़ी पट्टे टूट जाएंगे। तो इस लिहाज से ये सच। तीसरी चीज़ इसके अंदर बहुत ही जो कॉमन मैंने देखी है वो ये है कि जब बच्चे एड़ी उठा के चलते हैं
तो माँ बाप बीमारी का उनको शायद इदराक नहीं होता, उनको ये परेशानी होती है कि एड़ियाँ उठा के क्यों चल रहा है। अब एड़ियाँ उठा के चलने की और भी बहुत सी बीमारी हैं, जिनमें फ्रेडरिक्स एटेक्सिया है, स्पास्टिक पैराप्लेसिस है, ये बहुत सी मेडिकल बीमारियों के नाम हैं। तो वो जाके ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास या डॉक्टर्स के पास कि जी इदी अड्डी थल्ले लगनी चाहिए, और कई दफ़ा वो ऑपरेट भी हो जाते हैं, विच इज़ वेरी, ये कंपनसेटरी डिफॉर्मिटी है। ये कुछ हमारे अंदर डिफॉर्मिटीज ऐसी आ जाती हैं जो कंपनसेट हो रही होती है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब देखें, आप अगर आम आदमी आम रास्ते पे चले तो आराम से चलता है, वही आदमी जब किसी ज़मीनों में चला जाए और किसी बन्ने के ऊपर चल रहा हो तो वो अपने आप को बैलेंस करके यूं चलता है। ये कंपनसेटरी मूवमेंट्स होती हैं। तो ये बच्चे जिनकी वीकनेस होती है क्वाड्रिसेप्स की, कमर के पट्टों की, ये जब चलते हैं तो इसको कंपनसेट करने के लिए वो एड़ी उठाते हैं और पेट बाहर निकालते हैं। इसलिए ये सर्जरी नहीं होनी चाहिए। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इन बच्चों को पेट बाहर निकल रहा है, बेल्ट लगा दो। कभी नहीं लगानी चाहिए। बेल्ट लगाने से इनके पैरास्पाइनल पट्टे कमर के और जल्दी वीक हो जाते हैं। जब भी किसी पट्टे को आप बांधोगे, भले उसको पीओपी लगाओ, प्लास्टर लगाओ या उसको बेल्ट लगाओ, पट्टा कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। सो दैट अगेन इज़ नॉट एडवाइजेबल। फिर कई बच्चे जो है, उनके पेरेंट्स को कहा जाता है कि जी इनको आप जो है मालिश करें बहुत ज़्यादा, तो मालिश नहीं करनी चाहिए इनको। बस मोटे मोटे प्रिंसिपल आपने याद रखने हैं। अगर बच्चा डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी का शिकार है, जो मैंने बात बताई है, तो इसके अंदर उसको बुखार प्रॉम्प्टली इलाज करें। किसी ब्रेस की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल जूते की ज़रूरत नहीं है, बेल्ट बांधने की ज़रूरत नहीं है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। उसको नंबर 1 मोटा ना होने दें, कम खिलाएं और प्रोटीन डाइट अच्छी होनी चाहिए। मोटा होगा तो बीमारी जल्दी बढ़ेगी। दूसरी चीज़, उसके सर पे सवार ना करें बीमारी को। हर वक्त उसके सामने बीमारी और डॉक्टरों की बातें ना करें। लेट हिम लिव, जो होना है वो तो होना है। उसकी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दें। अजीब सी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में अल्लाह ताला ज़िंदगी दे बहुत कि जी नहीं स्कूल जाना है वक्त पे और मिस नहीं करना। नहीं, अगर बच्चे के लिए डिस्कम्फर्ट हो रही है तो घर पे पढ़ाएं उसको। फिर इस बच्चे के लिए रिक्रिएशनल थेरेपी, अगर मिसाल के तौर पे वो बच्चा, क्योंकि हाथ इनके सही काम कर रहे होते हैं, अगर इन्होंने कोई वीडियो गेम्स खेलनी है, प्लीज़ खेलने दें। इनकी पसंद का खाना खाना है तो खाने दें उनको। हाँ, मोटापे वाले नहीं, उसके अलावा आप इनको जो एक्टिविटीज़ हैं वो करने दें, क्योंकि दे गो इनटू डिप्रेशन। इन्होंने कितना ठीक होना है उसकी प्रोग्नोसिस मैंने बता दी है, क्योंकि अल्टीमेटली डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले दे हैव टू बी ऑन व्हील चेयर। तो उनको उतना करें कि वो अजियत में आके जल्दी डिटोरेट ना हो जाए। तो ये चंद एक चीज़ें जो हैं, ये हैं डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में फिर बाकी किस्में हैं, जो जैसे मैंने कहा, जो डुशेन है ये 4, 5, 6 साल की उम्र में शुरू होती है और 12 साल की उम्र तक बंदा व्हीलचेयर पे है। दूसरी बेकर है, बेकर, BECER, बेकर। ये जो है आमतौर पे 15, 16 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में शुरू होती है। अलामतें वही होती हैं कि बच्चा चलते चलते थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, पेट बाहर निकालता है, थोड़ी सी एड़ी उठाता है, बैठ जाए तो खड़ा होना मुश्किल होता है, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो, ये सारी वही अलामतें हैं। बाद में हाथ वीक हो जाते हैं। लेकिन एज का फ़र्क है कि ये शुरू होती है जाके 18-19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, थोड़ी बहुत पहले भी हो सकती है, लेट भी हो सकती है। ये बच्चे भी आम तौर पे जो है वो 30-32 साल तक, बास 35 साल तक चलते फिरते रहते हैं, बट अल्टीमेटली दे एंड अप ऑन अ व्हील चेयर। और ये जो व्हील चेयर पे आते हैं उसके लिए भी वही तमाम है कि इनको एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, इनको मोटा नहीं होना चाहिए, वो जो बातें मैंने डुशेन के लिए बताई हैं वही हैं। इनको ब्रेस नहीं लगनी चाहिए, बेल्ट नहीं लगनी चाहिए, सर्जरी नहीं होनी चाहिए। बस मोटे ना हो, थोड़ा बहुत चलते फिरते रहे,
मुशक्क़त वाले काम ना करें। इनका स्टूल या कुर्सी नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। कमरा सीढ़ियों चढ़े बगैर आना चाहिए। बेड थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। एवरी टाइम दे स्टैंड अप फ्रॉम अ सिटिंग पोजीशन विद एन एक्सर्शन, इनके पट्टे थोड़े बहुत टूट जाते हैं। तो ये सारी की सारी एहतियात। फिर तीसरी किस्म आ जाती है विच इज़ कॉल्ड लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये आमतौर पे इससे भी लेट उम्र में शुरू होती है और इसके जो पेशेंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते चले जाते हैं। पैटर्न वही होता है कि बैठ के खड़ा होना मुश्किल, सीढ़ी चढ़ना मुश्किल, और लेकिन इसी तरह इनके भी कंधे वीक हो जाते हैं, कंघी करना एक स्टेज पे मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो चलती है। मतलब आई सीन माई पेशेंट्स इन 50s एंड इवन इन 60s जो कि लिम्ब गर्डल मसल डिस्ट्रोफी में है। ये सारी की सारी जेनेटिक बीमारियां हैं। इन तमाम बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए जो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, सबसे जो सादा आसान टेस्ट है वो CPK है। CPK कोई 5-10 गुना नहीं ज़्यादा होता, 1000 में आ जाता है, 12,000 नॉर्मल जो है वो 150 के रेंज में होता है, जो 12-15 साल 25,000 होता है। इसके अलावा अगर टेस्ट करना चाहें तो EMG हो सकता है, मसल बायोप्सी हो सकती है, वगैरह वगैरह। ये जो बाकी बैकर है और लिम्ब गर्डल है, इसमें CPK हो सकता है रेज ना हो, तो इसको फिर आप सिर्फ EMG करवा के या क्लिनिकल कोरिलेशन करके पता कर लेते हैं। फिर इसके बाद कुछ और रेयर डिजीज़ हैं जो कि पार्ट ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी ग्रुप में आ जाते हैं। मसलन फेशियोस्केपुलो ह्यूमरल डिस्ट्रोफी, यानी चेहरा कंधा ये दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी फेशियो स्केपुलर, स्केपुला और ये, इनकी जो कंधे हैं ये कमज़ोर होते हैं और चेहरा कमज़ोर होता है, और ये भी चेहरे का साइज़ भी एक साइड से या दोनों साइड से तंग हो सकता है। फिर इसी तरह सिर्फ स्केपुला जो होती है हमारी, यानी कंधे जो होते हैं, हो सकता है टांगे बिल्कुल ठीक हों लेकिन कंधे अफेक्टेड हों, डिस्ट्रोफी हो सकती है। फिर एक बड़ी कॉमन डिस्ट्रोफी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन वो नज़र आती है लेकिन पहचानी नहीं जाती, दैट इज़ कॉल्ड मायोटोनिक डिस्ट्रोफी या मायोटोनिया। एक्सक्यूज़ मी। मायोटोनिया बड़ी डिफरेंट सी डिजीज़ है। इसकी एक निशानी ये है कि जब मरीज़ का हाथ पकड़ के दबाते हो या मरीज़ आपका हाथ पकड़ के दबाता है तो फिर उसका हाथ एकदम खुलता नहीं है, उसको टाइम लगता है खुलने में, और ये बचपन से शुरू होती है। इसके अंदर बैठ के खड़ा होना उसी तरह मुश्किल होता है, लेकिन असल इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो कोई मसल जैम हो जाए तो खुलता नहीं है। बाद औक़ात आँखें उसकी जो है वो एकदम तेज़ी से आगे पीछे करनी पड़े तो नहीं हो पाती, खाने में मसला आ जाता है उसको। फिर इसी तरह ये जो पेशेंट्स हैं, ये बीमारी चूँकि बचपन से शुरू होती है, ये भी ऐसे ऐसे बढ़ती रहती है। जब सुबह सो के उठते हैं इनको वार्म अप होना पड़ता है चलने के लिए, जिस्म इनका बहुत अकड़ा हुआ होता है, सो दे नीड फिजियोथेरेपी एंड मेडिकेशन। तो ये ऑन द होल एक ग्रुप ऑफ बीमारियां हैं जिसको हम मस्कुलर डिस्ट्रोफीज कहते हैं। दे कैन बी क्लिनिकली इवेल्युएटेड एंड यू कैन डायग्नोज देम क्लिनिकली। कुछ टेस्ट जो मैंने बता दिए वो करवाने होते हैं। अब इसके अंदर लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन इज़ द एम। इन तमाम डिस्ट्रोफीज में पहला कुल्लिया है मोटा ना होने दो, दूसरा कुल्लिया है थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते रहो, एक्सर्शन ना करो, तीसरा कुल्लिया है बुखार चढ़े, पानी की कमी हो या फ़ौरन उसको पूरी करो आप। एंड सबसे बड़ा इसके अंदर जो कुल्लिया है वो ये है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बंदे को। इफ़ यू विल थिंक ऑल द टाइम अबाउट योर डिजीज़, ये आपको नुकसान देगी। जितना आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होगे, लोग आपको इनकरेज करेंगे, आपके घर वाले, आपके डॉक्टर्स, फिजियोज़, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो देन यू कैन फाइट इट आउट। पूरी दुनिया में अब जो लेटेस्ट बातें हो रही हैं कि स्टेम सेल थेरेपी इज़ अ सोल्यूशन, ये मैं आपको आज के प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं। स्टेम सेल थेरेपी अभी तक अगर कोई कहे कि 100% को सक्सेसफुल हुई है तो नहीं हुई, इट विल टेक टाइम। लिहाजा जो लोग ज़्यादा, मतलब मेरे तो ख्याल में जो अफोर्ड कर भी सकते हैं, दे शुड वेट। अभी
इंडिया में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, कई मुल्कों में हो रही है। पाकिस्तान में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आई डोंट रिकमेंड माई पेशेंट फॉर स्टेम सेल थेरेपी। आई जस्ट प्लान कि इनका एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल होना चाहिए, ताकि एक क्वेश्चन आता है कि आया इनको शादी करनी चाहिए कि नहीं। बहुत सारे जो मेरे पेशेंट्स हैं उनमें से शादीशुदा हैं, उनको अपनी फैमिली में शादी नहीं करनी चाहिए। देखिए, दे आर आफ्टर ह्यूमन बीइंग्स, रिस्क तो लेना पड़ता है, क्योंकि जब आप शादी करेंगे तो फिर आपको बच्चे की भी ख्वाहिश होगी। तो अगर आप विद इन द फैमिली करेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि चांसेस ज़्यादा होंगे। आउटसाइड द फैमिली अल्लाह ताला बाकी मालिक होता है, ये चांस की बात होती है। सो मेरे ख्याल में देखिए इनको, फिर इसी तरह इनकी एजुकेशन, जो तो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स हैं उनको तो रिक्रिएशनल एजुकेशन देनी चाहिए। जो बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स हैं दे कुड बी लिटिल सीरियस, और जो लिम्ब गर्डल के हैं उन्होंने ज़िंदगी पूरी गुजारनी होती है, दे मस्ट बी गिवन अ प्रॉपर एजुकेशन। फिर इसी तरह इनके जो मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्टेशन है, मेरे ख्याल में ये कोई बहादुरी नहीं है कि मुझसे चला नहीं जा रहा और मैंने व्हील चेयर नहीं लेनी क्योंकि लोग क्या कहेंगे। नो, अगर आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, थोड़ा बहुत आप चल लेते हो, अब चलो। जहाँ आपको एक्सर्शन शुरू हो जाती है, टेक अ व्हील चेयर, क्योंकि वरना आपके पट्टे टूटेंगे और आप जल्दी डिटोरेट कर जाओगे। तो यू शुड यूज़ अ व्हील चेयर। हैंड ड्रिवन कार्स इस्तेमाल कर सकते हो। नौकरी करो तो चूज़ करो, उनको बताओ सीढ़ियों वाली जगह पे हमने नहीं जाना। ये सारे रीहैब के स्टेप्स हैं। बेड आपका ऊंचा होना चाहिए, कुर्सी आपकी ऊंची होनी चाहिए, और ये तमाम चीज़ों का आप ख्याल रखें। एंड आई एम श्योर जितनी ये बुरी बीमारी है, अगर आप इसको फाइट आउट करना चाहते हैं, असाब मजबूत होंगे तो इंशाअल्लाह ताला यू विल बी एबल टू फाइट। थैंक यू।